ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो प्रश्नावली 1.3 पे आने से पहले आपको देखिए परिमेय संख्या के बारे में तो बता ही चुके हैं, क्या होती हैं परिमेय संख्याएं और कितने प्रकार की होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं जिनकी पुनरावृत्ति होती है और कुछ ऐसी होती हैं जो क्या होती है कुछ अंक के बाद फिर पुनरावृत्ति होने लगती है, और कुछ होती हैं कि पुनरावृत्ति होती ही नहीं, सीधे उनका शेषफल क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इतनी चीजें तो हमने बताया था। अब इसके आगे 3-4 पॉइंट और हैं, इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे। देखिए 4 पॉइंट ये है, बहुत छोटा छोटा पॉइंट है कि परिमेय संख्या में, ध्यान रखिएगा किसमें, परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या को जोड़ दें, किसको जोड़ दें, अपरिमेय संख्या को, परिमेय संख्या में यदि हम क्या करें, अपरिमेय संख्या को क्या कर दें, जोड़ दें, तो सदैव और सदैव मतलब कि हमेशा, क्या बोले हम लोग, तो हमेशा, हमेशा या सदैव बोल सकते हैं, सदैव हमें क्या मिलेगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आपके दिमाग में आता होगा कैसे, बताता होगा ना। जैसे एक मैं अपरिमेय संख्या ले लिया 1.5, क्या ले लिया 1.5, और दूसरी एक अपरिमेय संख्या ले लिया कि जैसे मान लेते हैं कि 2.05 11023501370 ऐसे अनंत पद तक जा रहा है। ये आपके अपने आप में क्या है, एक अपरिमेय संख्या, यही बात है। अगर मैं इसको भाग दूं 1.5 का, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो आपका 0.2 आएगा क्या, अरे एक है, देखिए 5 से भाग दे, 5 0 एक आया, अब दशमलव लगाएंगे, 0 हुआ, 5 दूना के 10, 0.2 आया क्या, ये बात आया। किसी को कोई समझ में प्रॉब्लम, जब इतना आ गया तो अब आपको क्या करना है, इसने जगह पे क्या, इसके जगह पे हम आपका क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। जब 0.2 लिख देंगे, अब प्लस इधर क्या है 2.05 11011002350। अब समझने की कोशिश करिएगा, अगर इसमें अगर मैं 0.2 जोड़ दूं और इधर आपका 0 लगा दूं, तो इधर जितनी भी अपरिमेय संख्याएं अगर इसके 0 अगर मैं लगा दूं, ले लो, कहाँ 0 मिटा दे, 0.02, चलिए कोई बात नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको कर दूं तो क्या हो जाएगा 0.2, बात समझने की कोशिश करिए, ठीक है। तो अगर मैं 2 कर दूं तो यहाँ पे 0 0 0 0 0 इसको पूरा लगाते चल जाऊंगा। अगर मैं इसको जोड़ूंगा दशमलव के इधर, अब इधर की बात क्या है संख्या, ये अपरिमेय संख्या अनंत तक जा रही हैं, जब क्या इधर वही संख्या आएगी ना। अब भैया 3 में कुछ देंगे, 3 2 0 1 1 1, ये अनंत पद तक गया है ना। तो जब अनंत पद तक जाएगा, इधर आपका 2 पॉइंट समथिंग करके आया, तो क्या वो परिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा, क्या परिमेय संख्या के रूप में, अपरिमेय संख्या के रूप में प्राप्त होगा ना, कोई दिक्कत है। हाँ, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात ये भी ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या में, किसमें, परिमेय संख्या में हम क्या करें, अपरिमेय संख्या को क्या कर दें, घटा दें, या फिर अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या को क्या कर दें, घटा दें, तो हमें क्या मिलेंगी, अपरिमेय संख्या को अगर हम घटा दें फिर भी हमें क्या मिलेंगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होंगी। क्या प्राप्त होंगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होंगी। और ध्यान रखिएगा परिमेय संख्या में, किसका, परिमेय संख्या में यदि मैं अपरिमेय संख्या का गुणा भी करूं तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या प्राप्त होगी। आपको मैंने समझा दिया कैसे। अगर एक अपरिमेय संख्या आपका हो, जैसे परिमेय संख्या 1.2 हो और एक अपरिमेय संख्या आपका हो जाएगा 0.2301 001 0001 0424 ऐसे समथिंग करके करते चले गए। तो अगर इसका 0.5 आएगा, अगर इसका गुणा करें तो क्या मिलेगी, आपकी अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, अपरिमेय संख्या ही मिलेगी ना। तो क्या इन चीजों को आपको अच्छी तरह से याद हो गया
कोई इसमें किसी को कहीं पर डाउट समझ में आ रहा हो तो हमसे पूछ सकता है। और ध्यान रखिएगा एक पॉइंट और, कि अगर परिमेय संख्या में अगर मैं अपरिमेय संख्या का भाग दूंगा तब क्या प्राप्त होगा। परिमेय संख्या में यदि मैं अपरिमेय संख्या का भाग दूं तो आपको क्या प्राप्त होगा। अरे हमेशा अपरिमेय प्राप्त ही होगा ना, क्या होगा, अपरिमेय प्राप्त होगा। और ध्यान रखिएगा एक पॉइंट और आपका बनता है कि यदि अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा। अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुणा करने पर क्या प्राप्त हो सकता है। देखिए 100% श्योर नहीं, कभी आपका परिमेय भी मिलेगा, कभी आपको क्या प्राप्त होगा, परिमेय भी प्राप्त होगा, और कभी अपरिमेय भी प्राप्त होगा, अपरिमेय भी प्राप्त होगा। जैसे √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इन दोनों का अगर हम गुणा करें तो आपका हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर बराबर आपका 2 आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। क्या है आपका, एक परिमेय संख्या है। और ध्यान रखिए √2 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। और √5 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या है। और √10 आपका क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अरे √2 का मान कुछ आएगा, √5 का मान कुछ और आएगा। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अपरिमेय ही में होगा ना। तो ये भी क्या है आपका, एक अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान, इसीलिए मैंने बताया ना कि कभी परिमेय मिलेगा और कभी कभी आपको क्या मिल जाएगा, अपरिमेय भी प्राप्त होगा। तो ये सभी टॉपिक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। अब आपका एक प्रश्न आता है कि सिद्ध कीजिए, क्या करिए, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है, ठीक है। ये जो आपका प्रश्न आता है परीक्षा में 6 नंबर का आता है, सीधे बात ध्यान रखिए, 6 नंबर का आता ही आता है। तो बहुत ही अच्छी तरह समझिएगा, डिटेल में आपको समझाएंगे। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब यहां पर √2 क्या है, आपको प्रूफ करना है कि ये आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके विपरीत आप मान लेंगे कि माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। एक एक बात को अच्छी तरह समझिएगा, इसमें कुछ है नहीं और बहुत कुछ है। तो माना √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या अगर हमने मान लिया तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता हूं कि √2 बराबर P/Q, लिख सकता हूं कि नहीं भैया। परिमेय संख्या वही उसी को हम बोलते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए, लेकिन Q का मान क्या हो, 0 ना हो, वही होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा, जहां P तथा Q एक पूर्णांक होगा, लेकिन कैसा पूर्णांक होगा, सहअभाज्य पूर्णांक होगा। कैसा पूर्णांक होगा, सहअभाज्य पूर्णांक। कैसा पूर्णांक होगा, सहअभाज्य पूर्णांक। अब सहअभाज्य पूर्णांक आपका क्या होता है, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब समझिएगा कि अगर एक संख्या 4 है, दूसरी संख्या आपका 9 है, ठीक है, तो ये एक अभाज्य तो है, लेकिन ये आपस में सहअभाज्य है। ये भाज्य संख्या है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये दोनों आपस में सहअभाज्य है। अगर कहने का मतलब अगर इन दोनों का मौसा निकालें तो सिर्फ एक आएगा। सहअभाज्य संख्या की खासियत ये होती है कि कोई भी संख्या अगर सहअभाज्य होगी तो उसका जो मौसा होगा, क्या होगा, HCF जो होगा हमेशा क्या होगा, आपका 1 होगा। इस बात का आपको क्या करना है,
ध्यान रखना है। अगर हम 4 का गुणनखंड करें, अगर जैसे निकालें तो 2 गुणित 2 होगा कि नहीं होगा, और 9 का गुणनखंड करें तो 3 गुणित 3 होगा। अब आप बताइए इन दोनों में कुछ आपका कॉमन है, तो क्या इसके आगे हम 1 नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो क्या 1 आपका HCF नहीं आया? तो क्या मैं 4 और 9 का HCF 1 मानूं? क्या मानू ना? तो इसलिए ध्यान रखिएगा जहां p तथा q स्वाभाविक पूर्णांक है, इसका मतलब यह है कि इन दोनों में सिर्फ एक कॉमन गुणनखंड होगा। जैसे गुणनखंड किए ना, तो इन दोनों में कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं है, तो एक जो होगा सिर्फ इनका कॉमन गुणनखंड होगा, क्योंकि एक किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो आ सकता है। ये बात समझ में आया क्या? इतनी चीजें आई। अब जब इतनी चीजें आई तो अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। क्या कर देना है? अब लिख लीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। ये बात समझ में आया क्या? दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे, इसको मिटा देना, दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? इधर देखिए √2 का क्या होगा, होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा p/q का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ये बात समझ में आई? जब इतना आया तो √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा। और इधर देखिए p/q का मतलब p² भी आएगा और q² भी होगा, क्योंकि p/q के पावर n बराबर होता है p के पावर n बटा के q के पावर n होता है। ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम है? जब इतना आ गया तो हम इसको अगर कर लेंगे तो देखिए, अब इसको बटा के 1 मान लीजिए, क्या कर लीजिए, 1 कर लीजिए, q को इसमें गुणा कर दीजिए, q का 2 में जी, √2 का जब होल स्क्वायर करेंगे, समझिएगा कि √2 का जब हम आपका होल स्क्वायर अगर करेंगे ना तो ये आता है, इस रूट का, इस करड़ी का मान जानते हैं कितना आता है, 1/2 होता है। इसको 2 के पावर 1/2 लिख देंगे, समझ में आया? 2 लिख देंगे, इसका होल स्क्वायर है ना, ये है कि नहीं होल स्क्वायर, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 2 × 1/2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो बराबर कितना आएगा आपका 2। ये बात समझ में आई क्या कि नहीं समझ में आया? ठीक है, जब ये बात आपको समझ में आ गई तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जब इतना हमने लिख लिया तो 2 का इसमें गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा, ये भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करते हैं, ये समझ में आया? जब तिर्यक गुणा करेंगे तो 2 का q में स्क्वायर में करेंगे तो हो जाएगा, देखिए 2q² बराबर p²। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? जब किसी को दिक्कत नहीं है तो अब यहां पर इसके आगे हम लिख सकते हैं, देखिए q² बराबर p² बटा के 2, क्या लिख देंगे, q² बराबर p² बटा के, ये बात समझ में आई क्या? जब इतना लिख देंगे तो अब यहां पर देखिए, हम यहां पर लिख रहे हैं, इसको ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए कि p² जो है 2 से विभाज्य है, बटा के 2 लिख रहा है। अगर मैं इसे लिखूं कि 9/2, इसका मतलब 9 में 2 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा ना कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो यहां पर देखिए लिख रहा है p² 2 से विभाज्य है, क्या है, p² 2 से विभाज्य है। p² क्या है आपका, 2 से विभाज्य है, तो क्या आपका p भी 2 से विभाज्य होगा? p भी 2 से विभाज्य होगा या विभाजित होगा। आपके दिमाग में आ रहा होगा क्यों? दिमाग में आ रहा होगा ना कि अगर p² 2 से विभाज्य है तो p भी क्यों 2 से विभाज्य होगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि एक संख्या है 3 का स्क्वायर, अगर मानते हैं 4 है, अगर ये 2 से विभाज्य है, अगर 4 को अगर इससे हम 2 से विभाज्य करेंगे तो आपका 2 से 12 में कट जाएगा। अब हम 4 का अगर स्क्वायर करें, 4 चौके, अगर 16 का अगर हम 2 से भाग देंगे तो क्या वो नहीं कटेगा? कटेगा कि नहीं कटेगा? तो हम मान लेते हैं p² बराबर 16 दिया है, तो अगर p का मान निकालें 4 है तो क्या वो 2 से विभाजित नहीं होगा? होगा ना। जैसे मैं मान लेता हूं एक संख्या है आपकी 16, मान लेते हैं 8 है, ठीक है,
ये P का मान दिया है कि 8 है और ये 8 2 से भाग देने पर कट रहा है, 4 बार में कट रहा है। तो क्या इस 8 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो जो कितना आएगा आपका 64 आएगा ना। तो जब 64 आएगा तो क्या ये 2 से विभाजित नहीं होगा? तो यही कह रहा है कि मान लेते हैं P स्क्वायर, यहाँ पर P क्योंकि पूर्णांक है, अब कुछ भी इसका मान होगा या P के जगह पे अगर मान लेते हैं 2 मान लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 होगा। तो 4 का आपका 2 से विभाजित नहीं है तो का 2 जब आएगा P का मान वो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है ना। अब हम अगर 3 मानते हैं, 3 देखिए 2 से विभाजित नहीं है तो इसका स्क्वायर जो होगा 9 होगा, वो भी 2 से विभाजित नहीं होगा। कि हो रहा है बात समझ में आया ना, पूर्णतः विभाजित बात हो रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो जब आप मान लेते हैं P भी जब 2 से विभाजित होगा तो मान लेते हैं जब विभाजित करने पर P जो है कुछ भागों में कटेगा। अगर P को मान लेते हैं कुछ बार अगर हम भाग देंगे तो अगर कटेगा तो मान लेते हैं वो 2 इंटू m के टर्म में कटेगा। ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी, क्या गई समझ में? नहीं समझ में आई ना? कैसे नहीं समझ में आई? जैसे मान लेते हैं अब हमने बताया कि P स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है तो P में मान लेते हैं 2 से भाग दिया हमने, ठीक है। तो एक मान लेते हैं, अब भाई P का मान क्या हो सकता है हमें पता तो नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 2 गुणते कुछ होगा जो P का मान होगा। जैसे अगर P का मान अगर आपका 6 होता, क्या होता? P का मान अगर 6 होता, 2 से भाग लिखते तो 2 इंटू 3 होता कि नहीं होता? लेकिन 2 तो हमेशा कॉमन रहेगा। अगर वो 2 से विभाज्य है, कोई भी संख्या अगर वो 2 से विभाज्य है, अगर वो 3 से विभाज्य है, अगर वो 5 से विभाज्य है तो उसका एक गुणनखंड 5 होगा। जैसे अगर आपका मैंने कहा 25 5 से विभाज्य है तो इसका मतलब 5 गुणते m लिख सकते हैं। m की जगह पे आपको क्या होगा 5। अगर इसका गुणनखंड या फिर करें हम लोग तो 5 आएगा नहीं। अगर मैं 50 को कहूं अगर 5 से भाग है तो 5 गुणते 10 में लिख सकता हूं, 10 की जगह पे m लिख सकता हूं ना, 10 × 5 = 50। बात समझ में आई या नहीं आई ना? तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि P भी अगर 2 से विभाज्य होगा तो P में मान लेते हैं कि 2 से जब हमने भाग दिया होगा तो कुछ उसका मान आया होगा, इतनी बार विभाजित होगा। जैसे अगर यहाँ पर 6 था तो 6 को अगर हमने 2 से अगर भाग दिया होता तो 2 3 या 6, भैया 2 का गुणा की अर्थ किया करता 3 में मर गए। तो भाई 2 का हमें नहीं पता कि हमने कितनी बार गुणा किया तो हमें P प्राप्त हुआ, कि पता है हमें? नहीं पता है ना कि 2 का हमने गुणा करने पर कितना गुणा किया था हमें P मिला। तो मान लेते हैं 2 का गुणा हमने m टाइम्स में किया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? बात समझ में आई क्या? कोई दिक्कत है? अब हम इसको आगे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं? समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? अब हम इसका जो मान है आपका, इसको समीकरण नंबर किस में मान लेते हैं? यहीं पर रख दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? तो अब P बराबर 2m जो है समीकरण नंबर किस में रख दीजिए? 1 में, ठीक है। तो P बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर जब P बराबर 2m समीकरण 1 में रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए Q स्क्वायर बराबर, यहां देखिए P का मान कितना है? देखिए 2m का होल स्क्वायर बटा के क्या हो जाएगा? 2 बटा के 2 ही हो जाएगा। अब देखिए Q स्क्वायर बराबर यहां हो जाएगा 4m स्क्वायर बटा के 2, तो 2 दूना के कट जाएगा ना। अब अगर हम इसको लिखें तो देखिए Q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर। तो m स्क्वायर अगर हम निकालें m स्क्वायर बराबर तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर बटा के 2। अरे अब इसको अगर हम 2 से भाग देंगे तो देखिए ये वाला इधर जाएगा ना। किसी कोई प्रॉब्लम है? अरे बोलिए भाई, प्रॉब्लम है? जब नहीं है तो यहां पर भी देखिए Q स्क्वायर क्या है? 2 से विभाज्य होगा, Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा ना। अब यहां पर हम लिख देंगे कि Q स्क्वायर, देखिए Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है कि नहीं है? विभाज्य है, अतः Q भी क्या होगा? 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा कि नहीं होगा? अभी जैसे हमने इसे यहां पर समझाया ना कैसे विभाजित होगा। अब ये बताइए जब Q स्क्वायर भी 2 से विभाज्य होगा तो इसका भी एक गुणनखंड 2 होगा कि नहीं होगा? अतः
इसका भी एक गुणनखंड 2 होगा। अब इसको हम मान लेते हैं, इसको स्थिति नंबर 1 मान लेते हैं। इसको देखिए स्थिति कहाँ गया, इसको कहाँ लिखे थे हम लोग, ये ना, तो इसको स्थिति 1 मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं, स्थिति 1, और इसको मान लेते हैं स्थिति 2। अब स्थिति 1 और 2 से आपको क्या पता चल रहा है, यहां देखिए हमने कहा था P और Q एक सब अभाज्य पूर्णांक है, मतलब इसमें सिर्फ 1 और इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 है। अब यहां पर हमने यहां दिखा रहे हैं कि ये भी 2 से विभाज्य है, मतलब इसका भी एक गुणनखंड 2 है और इसका भी एक गुणनखंड 2 है ना। तो इसका मतलब इन दोनों में क्या होगा, ये दोनों चीज यहां पर इस चीज का ये पालन यहां कर रहा है, दोनों समीकरण नहीं कर रहा है ना। यहां देख रहे हैं कि 2 एक और गुणनखंड आ गया। स्थिति 1 और 2 से पता चलता है कि P और Q का 1 के अलावा कोई और एक गुणनखंड है, वो क्या है, 2 है। तो ये क्या होता है, इस स्थिति का क्या करता है, विरोधाभास करता है। क्यों विरोधाभास करता है, क्योंकि हमने माना था कि √2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यह क्या है, हमने कंफ्यूजन में माना था ना। तो इसलिए हम कह देंगे कि P/Q क्या होगी, आपकी एक परिमेय संख्या होगी, अरे सॉरी क्या √2 एक अपरिमेय संख्या।